सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी विषय का पाठ 15 नौकर। इस पाठ में हम पूरा इस पाठ का सारांश, इसके प्रश्नोत्तर, इसकी लेखिका के बारे में परिचय, ये सब इस पाठ में हम लेने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पाठ 15 है, नाम है इसका नौकर और लेखिका है इसकी अनु बंदोपाध्याय। इनके जीवन के बारे में बात करते हैं तो अनु बंदोपाध्याय 1917 से 2006 तक इनका जीवन था। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की ये अभिन्न सहयोगी रही थी। इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। अब लेते हैं हम पाठ के सार को। नौकर पाठ का सारांश। यह पाठ अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है और प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी शारीरिक परिश्रम से जी नहीं चुराते थे। वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। वे स्वयं बैरिस्टर थे, लेकिन सुबह वे हाथ से चक्की पर गेहूं पीसते थे और साबरमती आश्रम पर भी वे पिसाई का काम करते थे। एक बार आश्रम के कार्यकर्ता ने बताया कि आटा कम पड़ गया है, तो वे स्वयं गेहूं पीसने के काम में जुट गए। एक बार कुछ छात्र उनसे मिलने आए जिन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर घमंड था, तो गांधी जी ने उन्हें गेहूं बीनने का काम सौंप दिया, जिससे वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ समय बाद वे आश्रम के भंडार को संभालने में मदद करते थे। वे प्रार्थना के बाद रसोई घर में सब्जियां छीलते थे। यदि वे कहीं गंदगी देखते तो वे स्वयं साफ करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। आश्रम का नियम था कि सभी लोग अपने जूठे बर्तन स्वयं साफ करते थे। यदि कहीं बर्तनों में गंदगी मिलती थी तो वे स्वयं साफ सफाई में जुट जाते। उन्हें पता था कि कैसे लोहे के बर्तनों को मांज कर चांदी जैसा चमका सकते हैं। आश्रम के निर्माण के समय मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि बिस्तर को कहाँ रखा जाए। वह सही जगह खोजने के लिए चला जाता है। उसी समय वह क्या देखता है कि गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने के लिए जा रहे हैं। यह उनका नियम था कि शरीर में जब तक लाचारी न हो तब तक उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई महात्मा या बूढ़े होने के कारण उन्हें अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति इनमें थी। उनमें थकान का नामो निशान नहीं था। ऐसा वे दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में सिद्ध कर चुके थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा है जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक बार सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब लौटते तो गांधी जी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों के काम कराना उन्हें नापसंद था। वे इंग्लैंड में रहकर आए थे, अतः उन्हें पता था कि वहाँ घरेलू नौकरों को परिवार की तरह रखा जाता है। उन्हें अपना नौकर नहीं माना जाता। अतः वे कहते हैं कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं मानता हूँ। आप मेरी जो सेवा करते हो उसका मूल्य मैं नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर आपको जरूर इसके बदले में कुछ देगा। अब इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है, उनको देख लेते हैं। बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री का मतलब है वकालत। आगंतुक, अतिथि। कालिख, धुएं से
काला हो जाना, नवागत, नया आया हुआ मेहमान, प्रवासी, दूसरे देश में रहने वाले, अनुकरण, नकल करना, फर्श बुहारना, फर्श पर झाड़ू लगाना, पखवाड़ा 15 दिन का समय, अधिवेशन, मीटिंग या बैठक, कारकुन, कारकुन का मतलब कार्यकर्ता, और प्रतिदान, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अब लेते हैं हम पाठ्य पुस्तक के इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने संबंधित कोई कार्य देंगे, पर गांधी जी उनकी इस मंशा को भांप गए और गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। वास्तव में इस कार्य द्वारा गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण है। इसका उत्तर है, पहला काम, गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे। यहाँ आटे की जगह गेहूं भी आप लिख सकते हो, गेहूं स्वयं पीसा करते थे। दूसरा, आश्रम में वे सब्जियां छीलने का काम करते थे। तीसरा, आश्रम के नियमानुसार सभी को मिल बांट कर बर्तन साफ करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथों में ले लिया। तो ये 3 ऐसी बातें हैं जो ये प्रमाण है कि आश्रम में गांधी जी कई बार ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। तीसरा प्रश्न, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? इसका उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्त्रियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर है, एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते कि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। प्रश्न नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर है, गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए काम करवाना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उससे वे किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनका अनुसरण कर कार्य करने लगते थे। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे।
अब आगे के प्रश्न है ये निबंध से आगे, वो निबंध के प्रश्न थे और ये निबंध से आगे, ये जो दो टॉपिक है प्रश्नों के उसमें दूसरे टॉपिक के प्रश्न है ये। इस दूसरे टॉपिक का प्रश्न है ये, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे और पैदल चलने के क्या लाभ है, लिखो। उत्तर है, गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने के कारण अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के लाभ, पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है। पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। अब अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार के प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन अपना खुद का काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार न हो वह किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वह किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी जरूरत के लिए दूसरों को परेशान करना उन्हें ठीक नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 2, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ में समझाओ। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे हमें कुछ से कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं रही है। नौकर भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारी तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्यार और सहानुभूति पाकर वे खुश होंगे तथा काम में अधिक मन लगाएंगे। हमारा इस तरह का व्यवहार उन्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। तो ये यहाँ कार्म लिखा है, यहाँ तो या तो आप काम लिखिए या कार्य लिख लेना। तो यहाँ आप इसके स्थान पर कार्य लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से आप लिखिए। तो हम अपनी कल्पना से इसका उत्तर लिखेंगे। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी में काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था, खाली बैठना वे नहीं जानते थे और थकान उन्हें कभी नहीं होती थी। सुबह उठकर वे निश्चय ही टहलने जाते होंगे और वहाँ से लौटकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। इसके बाद वे चक्की से आटा पीसने और रसोई में जाकर सब्जियाँ छीलने का काम करते होंगे। दोपहर का खाना वे कभी कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे और शाम को राजनीतिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्य देखते होंगे। रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती होगी। प्रश्न नंबर 4 इसका, पाठ में बताया गया कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर है, स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहें, कैसे जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश और समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे।
ये टे थे की जगह रहे लिखना आप। आश्रम में उनका जीवन यापन था और आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वे देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। पांचवा प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो इसका उत्तर है, ऐसे कई काम जो प्रतिदिन हम स्वयं कर सकते हैं वो है अपना बिस्तर ठीक करना, ये पहला काम है। अपने कमरे में झाड़ू लगाना, झाड़ की जगह आप ये झाड़ू इसको लिखना। तीसरा, चीज़ों को उनकी व्यवस्थित जगह रखना और अपनी प्लेट खुद धोना। अपने मोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना। तो ये इतने काम है जो स्वयं हम अपने जीवन में रोजाना कर सकते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुआई, ढुलाई हो गया। बोना से बुआई हो गया। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हुई है। देखो ये संज्ञा है रोपाई, तो ये रोपना से बनी है। कटाई काटना से बनी है। सिंचाई सींचना से। सिलाई सिलना से। कताई कातना से और रंगाई रंगना से बनी है। अब इसका ख प्रश्न है, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कार्यों से है। पहचानों की दिए गए शब्दों के संबंध में ये किन किन कामों से है। रोपाई, सिंचाई, कटाई ये कृषि क्षेत्र के काम है और कताई, सिलाई, रंगाई ये वस्त्र निर्माण के क्षेत्र के काम है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, इसका क भाग है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिए। पहला शब्द है तुरपाई। तो हाथ से सिलाई करने को तुरपाई करना कहते हैं। बखिया, मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई, वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाती है वह कच्ची सिलाई कहलाती है। और चोर सिलाई, जो बाहर से दिखाई न दे वह चोर सिलाई कहलाती है। नीचे लिखे कुछ दिए गए शब्द पाठ से लिए गए, उन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये शब्द हैं, देखिए, कालिख, भराई, सेवा, चक्की, रोशनी ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पतीला ये पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा 15 नौकर, इस पाठ का हमने सारांश, इसकी लेखिका का परिचय, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, भाषा संबंधित प्रश्न, अनुमान, कल्पना, सारे के सारे जो इसके प्रश्नोत्तर हैं हमने ये पूरे किए हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना काम अच्छे प्रकार से करिए।